नमस्कार शोधार्थियों। अपने तृतीय वर्ष के हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए नाटक और एकांकी प्रश्न पत्र के लिए मैं बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इस नाटक के आज वातावरण पर, उसकी पृष्ठभूमि पर और उसकी सोद्देश्यता पर बात करूंगी। एक इसी श्रृंखला में एक वीडियो बना चुकी हूं आपके लिए, एक व्याख्यान बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको विषय में प्रवेश कराया था और क्या मोटिव था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, किस उद्देश्य से उन्होंने यह नाटक लिखा और उसकी सेंट्रिक आइडियाज़ के बारे में हमने बात की थी। आज ये दूसरी कड़ी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक की। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे हैं। कई नाटक उन्होंने लिखे, कई एकांकी सामाजिक विसंगतियों पर और अमानवीय जो आसपास नीतियां हैं, प्रणालियां हैं, इनका पर्दाफाश करते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कई नाटक लिखे। बकरी नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ, केवल उस युग में नहीं, स्वातंत्र्योत्तर भारत की तमाम भ्रष्ट और शोषक नीतियों को, जो राजनीति भी है, समाज नीति भी है, इस समय के लोगों के रहन सहन, उनके बोल बर्ताव, एक दूसरे से व्यवहार की, इसकी बड़ी सशक्त और बड़ी क्या कह सकते हैं वास्तविक झांकी, यथार्थ झांकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खींचते हैं। तो यह रचना हिंदी साहित्य और उस समय के जनमानस और आज के जनमानस में भी चर्चा का केंद्र रहेगी। यानी इसकी ये प्रासंगिकता है, इसकी ये समसामयिकता है। बकरी नाटक कुल 58 पृष्ठों का बहुत छोटा सा नाटक है, 2 अंकों में विभाजित है और इसका प्रेजेंटेशन जो है नाटककार ने नुक्कड़ नाटक के रूप में, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया आपको, पिछली कड़ी में भी बताया कि ये नुक्कड़ नाटक स्वांग या नौटंकी के रूप में, लोक नाट्य के रूप में इसे खेला गया। चलिए इस नाटक के वातावरण पर, परिवेश पर बात कर लें, क्योंकि तत्वों के आधार पर जैसे कंटेंट की बात की मैंने, सेंट्रिक आइडिया की बात की, तो हमें परिवेश वातावरण की भी बात नाटक में करनी चाहिए। 1974 का यह नाटक है। इस नाटक में तमाम स्वार्थी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को लक्षित किया गया है। साधारण जन का शोषण करने वाले केवल अंग्रेज नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा तो जो शोषण हुआ, दोहन हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब हम स्वावलंबी हुए, जब स्वदेश कायम हुआ, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे द्वारा चुने गए नेताओं ने भी, लोकतंत्र कायम होने के बावजूद हमारे द्वारा चुने गए नेताओं ने भी स्वतंत्र भारत में भी जनता का, भोली भाली जनता का, साधारण जनता का शोषण निरंतर किया, लगातार किया। यानी स्वतंत्रता के बाद इस राजनीतिक परिदृश्य में बहुत से गुंडेपन पे दुर्जनों की भीड़ लगी। क्रोधी, निर्दयी, शोषक, अराजक तत्व पूरी राजनीति में छा गए, पूरी राजनीति में प्रतिनिधित्व करने लगे। मैंने क्या कहा कि गुंडे, दुर्जन, क्रोधी, निर्दयी, शोषक, ऐसी अराजक शक्तियां जो हैं वो राजनीति में आकर नेतृत्व करने लगी। और इन्होंने क्या किया, साधारण जनता को, क्योंकि जनता बहुत अशिक्षित थी, अज्ञानी थी, अभी विकास पूरी तरह नहीं हुआ था जनता की सोच का, विवेक का, तो वो उन पर लगातार अन्याय और अत्याचार अपने आडंबरों के द्वारा, रूढ़ियों के द्वारा, अपनी बनाई कूटनीतियों के द्वारा लगातार जनता का की अशिक्षा का फ़ायदा उठाते हुए, उनके अज्ञान का फ़ायदा उठाते हुए, उनके अविकसित और क्या कह सकते हैं सर्वसाधारण रूप को देखकर इनका अत्याचार बढ़ता गया। और ये इन्होंने गुपचुप सरकार द्वारा भी कई ऐसी गोपनीय नीतियां अपने हित में कर लीं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सके, झुकाया जा सके और पीड़ा दी जा सके। ये नीतियाँ इन कुटिल लोगों ने, जिन्हें मैं कह रही हूँ राजनीति में नेतृत्व कर रहे थे, वे दुर्जन लोग थे, वे कुटिल लोग थे, क्रूर और हिंसक लोग थे और गुंडे थे। तो इन्होंने सरकार को अपने हित में करके, सरकारी जो प्रशासन में रत व्यक्ति था, जो प्रशासनिक व्यक्ति था, वो कहता था, प्रचारित करता था कि ये सरकारी नीतियों में आता है, पर वो विचार, वो सरकारी नीति लगातार जनता के लिए अहितकर हो रही थी,
है ना, जनता भयभीत हो रही थी। तो बकरी नाटक का सृजन भी उस काल में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक निर्भीक, एक साहस, एक जोखिम भरा काम किया, साहसी काम किया। कांग्रेस दल और इंदिरा गांधी का राज था, शुरुआती दौर था। कांग्रेस दरअसल कोई राजनीतिक दल नहीं थे, मात्र विकल्प थी उस समय स्वदेश कायम करने का, आज़ादी का। तो लेकिन धीरे धीरे उनके दल में और ऐसे लोगों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। तो ये भयानक स्थितियां थीं उस कालखंड को लेकर। देश की जनता कितनी आज़ाद हुई उस आज़ादी को लेकर, और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी क्या हम आज़ाद हुए, ये सब सवाल हमें बकरी नाटक पढ़ते हुए सोचने की ज़रूरत है। हमें उस समय के देश का भी परिचय यहाँ मिलता है, ठीक है। और जो न्याय की डुगडुगी तो पीटी जाती थी, डंका बजाया जाता था, लेकिन विद्रोह को, विरोध को आदर नहीं दिया जा रहा था, विद्रोह को, विरोध को सम्मान नहीं दिया जा रहा था। और वो कमोबेश स्थितियाँ विद्यार्थियों आप आज भी देख रहे हैं इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बकरी नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक प्रासंगिक आज भी है, क्योंकि न्याय पिट रहा है, न्याय हो नहीं रहा, विरोध और विद्रोह आज भी दबाया और कुचला जा रहा है। तो ये एक भयानक परिवेश है, और इस पीड़ा को, देश के इस अंधाधुंध अत्याचार को, अन्यायग्रस्त आज़ाद देश के जो गुलाम हम जनता हैं, सर्वसाधारण हैं, हम किस तरह से हुकूमत शाही के इस वातावरण में अपना सिर नहीं उठा पा रहे, ये नाटक इस परिवेश को लेकर लिखा गया है, ठीक है। नाटक में व्यंग्य यत्र तत्र सर्वत्र है, लगातार है, क्योंकि व्यंग्य शैली ही इसमें प्रधान है। वास्तव में बकरी नाटक यथार्थ पर, सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ को उद्घाटित करने वाला नाटक है। ये बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, क्लासरूम में भी और अपनी इस वीडियो की श्रृंखला में भी। इसमें मुख्यतः व्यवस्था की और जनता की, सत्ता, प्रशासक, राजा की अवस्था और जनता, तो राजा और प्रजा, इनकी वास्तविक अवस्था और व्यवस्था को दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं व्यंग्य थोड़ा प्रबल हो जा रहा है, कठोर हो जा रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत थी। व्यंग्य ग्रामीण जनता की स्थितियों पर भी है, ग्रामीण जनता के अविवेक और जो सोच नहीं है उनके पास, जो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, उसके कारण है। लेकिन इस माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी दरअसल जन आंदोलन और जन जागृति, जन क्रांति, ये 3 शब्द मुझे बहुत प्रिय हैं, और विद्यार्थियों से आप नोटिस में लीजिए, जन आंदोलन, जन क्रांति और जन जागृति, इस रूप में देश को संदेश देना चाहते थे। मतलब ये 3 मोटिव था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, यही 3 उद्देश्य था बकरी नाटक के इस यथार्थ को, इस व्यंग्य को रचने में। तो इस नाटक में जो व्यंग्य है वो आप देखें कि ग्रामीण जनता क्योंकि अज्ञानी है, अभी शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और विदेशियों ने भी जो शिक्षा दी, दरअसल वो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, अपने हित में उन्हें कुछ नौकर चाहिए थे, उन्हें कुछ गुलाम चाहिए थे, तो वो अंग्रेज़ी भी शिक्षा दे रहे थे। लेकिन ग्रामीण जनता अब भी अशिक्षित थी, और देश की संकल्पना, जब भारत देश की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ 80% से ज़्यादा, दूर दूर तक आप जहाँ तक देखें, जो कोसों जिसकी स्थितियाँ और गति जहाँ जहाँ तक पसरी हुई है, तो गाँव में जनता अब भी अशिक्षित है। तो आप विपत्ति नाम की उस बुढ़िया का संवाद देखें तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम देश में ना रहित हजूर, गाँव में रहित है। ग्रामीण जन गांधी जी की विचारधारा से, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन की जो गूंज थी, जो संदेश था, उससे, देश से, राजनीति से और गांधी जी की बकरी से अब तक अपरिचित थे। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की उस पूरी आंदोलन धर्मिता का या क्रांति का या जागृति का असर गाँवों में उतना नहीं हुआ, वो विवेक गाँव में नहीं था, तो वो अब भी अपरिचित थे। इसीलिए वो बुढ़िया इस तरह से तंज कहती है कि हम देश में ना ही रहित, हम गांव में रहित हैं। इसी जन अज्ञान का लाभ गुंडे, दुर्जन, कुटिल प्रवृत्ति के लोग, जो नेता हैं, वो उठाते हैं, इसका लाभ राजनेता उठाते हैं, जिससे देश की जनता लगातार शोषित होती है, शोषण का शिकार बनती है।
तो बुद्धि, बहादुरी और विवेक ये जनता के पास नहीं है, ठीक। और ये गांधी जी की बकरी है, ये प्रचारित कर दिया गया है। आस्था से खिलवाड़, भरोसे से। इस स्थिति से उबरने के लिए उसे शोषण और शोषक कौन शोषण कर रहा है, कितना शोषण हो रहा है, ये इसके प्रति गांव की भोली भाली जनता अज्ञानी है। तो नाटककार ग्रामीण जन के अज्ञान को भी लक्षित कर रहे हैं और उसे भी व्यंग का एक वो बना रहे हैं कि ये वजह हो सकती है कि जनता क्योंकि भोली भाली है, सरल है और अज्ञानी है, तो राजनेता अपने अपने हित में, अपने अपने हक में उसको दुह रहे हैं, उसका इस्तेमाल, दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, जनता हमेशा से उदास, निराश, हारी हुई प्रवृत्ति में रहती है, यही उसकी मनोवृत्ति है। लाखों की संख्या वाली ये जनता, इसमें कुछ गिने चुने लोग शासन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो शासन क्या करते हैं, वो शोषण करते हैं। तो ये शासक की धूर्तता, उनकी अन्यायपरक नीतियों, उनके अत्याचार, इससे ये इतनी लाखों की, करोड़ों की तादाद में जो जनता है, उनके बीच इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि जनता हारी हुई मनोवृत्ति की है। अब ये दूसरा बिंदु मैं तुम्हें दे रही हूँ परिवेश, वातावरण और पृष्ठभूमि समझाने के लिए, कि वो हारी हुई मनोवृत्ति की जनता है और यही हारी हुई मनोवृत्ति ही उत्तरदायी है कि वे शोषण कर सके, वे अन्याय कर सके, वे अनीति कर सके, ठीक। तो जनसेवी जो अभियान चलाए जाते हैं वो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतना और जिताना यही नायकों का, नेताओं का लक्ष्य होता है। फिर मंत्री बनवाए जाते हैं, फिर बकरी के थन को चुनाव चिन्ह बनाया जाता है। तो ये एक स्वीकार भाव से, अगर जनता इसे अस्वीकार कर दे, जनता निषेध करे, नाराज हो, जनता सवाल करे, तो यह सब ना हो। लेकिन स्वीकार भाव से अपनी उदासीनता के कारण जनता जो है छली जाती है बार बार। तो ये मनोवृत्ति, ये उदासीनता की मनोवृत्ति, ये जल्दी से हार मान लेने की मनोवृत्ति ही दरअसल उत्तरदायी कारण है। नाटककार ये बताना चाहते हैं कि जनता की हार मान लेने वाली मनोवृत्ति ही अपने शोषण का कारण जनता खुद है। अच्छा, बकरी जनसमूह की संख्या, भीड़ है, विशाल संख्या है, सोच विचार किसी के पास नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। यहाँ भीड़ हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं। तो इस गणतंत्र में जनता खाली ये दिखाया जाता है कि गण का तंत्र है, जन का तंत्र है। तंत्र मतलब शासन, कि जनता समान रूप से उत्तरदायी है, भागीदारी निभाती है, लेकिन वो राजा नहीं है, वो अब भी प्रजा ही है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार में, हाँ में सिर हिलाना पड़ेगा। तो दरअसल ये नेतृत्व करने वाले लोग बकरी की में जो है, में जो ध्वनि होती है कि सब कुछ हाँ में हाँ मिला लेना, बकरी की तरह मुड़ी हिला लेना, हाँ में हाँ मिला लेना, जनता से ये उम्मीद इस लोकतंत्र में, इस गणतंत्र में नेता करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे उबरा जाए? गांधीवाद की बात आती है, समाजवाद की बात आती है। ये सब दरअसल झुंझुने हैं, ये सब ढकोसले हैं, और इन ढकोसलों को, इन झुंझुनों को बजाकर, जनता के सामने प्रलोभन देकर, ये इस्तेमाल कर, दरअसल बकरी के भीतर से, जनता के भीतर से वो मिमियाने वाली भाव को मिटाने की कोशिश की जाती है। तो इस नाटक में जनता की हारी हुई मनोवृत्ति, पॉइंट टू बी नोटेड, और उनकी उदासीन मनोवृत्ति, सब कुछ स्वीकार कर लेने की मनोवृत्ति, विरोध न करने की मनोवृत्ति, मानसिकता ही उनके शोषण का उत्तरदायी कारण है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। आप अगर शीर्षक की सार्थकता की बात करें बकरी नाटक में, तो ये स्वतंत्रता के बाद का परिदृश्य है, स्वतंत्रता के बाद का नाटक है। स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक विसंगतियों पर, मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि ये मोह भंग पर, स्वप्न भंग पर लिखा गया नाटक है। तो स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक विसंगतियों और जनता की वास्तविकता को इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक में कुछ सिंबल भी आते हैं, कुछ प्रतीक आते हैं जो बहुत सहजता से पूरे नाटक में रच बच जाते हैं। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जनता असहाय है, जनता शोषित है, जनता मूक है, विरोध नहीं करती,
सवाल नहीं उठाती। तो जनता भीड़ की तरह क्यों है? जनता का अपना कोई वास्तविक चेहरा क्या होता है? जनता की अपनी आकुलता, अपनी विकलता, अपने सवाल क्या होते हैं? क्या जनता में कार्य शक्ति करने की क्षमता या संगठित होने की क्षमता नहीं है? ये कई सवाल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उठाते हैं। तो इस नाटक के माध्यम से दरअसल आप मूक असहाय जनता का दोहन देखते हैं, शोषण देखते हैं। परिणामतः निरंतर अगर आप सवाल नहीं करेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे, आप असंतोष और अस्वीकार जाहिर नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि शोषण होगा और आप बकरी कहलाएंगे। मैंने जनता यानी प्रजा बकरी की तरह मिमियाने और मूड़ी हिलाने, हाँ में हाँ स्वर भरने के अलावा जनता कुछ नहीं करती। गांधी के विचार की बात आती है इस नाटक में। तो गांधी का केवल इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल और उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। गांधीवाद में जनता का भरोसा है, ठीक। जनता के लिए सार्वभौमिक महत्व या सत्य कुछ है तो वो गांधी है। पर उसके लिए विकास की तमाम नीतियां जो उसके नाम से बनाई जाती हैं, या तमाम निधियां, संग्रह बनाए जाते हैं, और गांव वालों को कहा जाता है कि स्वराज की ओर चलो, गांव की ओर चलो। गांधी बाबा ने कहा है कि भारत गांव में रहता है। तो ये सब गांधी का नाम लेकर या गांधी की उक्तियों को बार बार प्रचारित करके, जनता के बीच में बार बार उसको दोहरा कर, वास्तविकता में ये एक मुखौटा है गांधीवाद का, गांधी के विचारों का, और कथनी और करनी का फांक है। यही विसंगति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बतलाते हैं कि ये उस ज़माने में ही नहीं, उस ज़माने में भी गांधी के नाम का और सिद्धांतों का केवल इस्तेमाल किया जा रहा था मुखौटे की तरह, और आज के भी राजनीतिक परिदृश्य में आज भी जो राजनेता हैं वे स्वार्थी हैं, निहितार्थी हैं, आत्मकेंद्रित हैं, और वे कथनी और करनी का फ़र्क करते हुए, बढ़ाते हुए फ़र्क को दरअसल गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो बकरी इस्तेमाल की वस्तु है, यानी जनता। बकरी को इस्तेमाल करने के लिए जनता को ठगा जाता है, और जनता को ठग कौन रहा है? राजनेता अपनी कुटिल नीतियों से। ठग किस ब्रह्मास्त्र से रहा है? गांधी के नाम और उनके सिद्धांतों और विचारों से। तो ग्रामीण जनता की कोई भागीदारी अपनी राजकाज में नहीं है। गांधीवादी सिद्धांतों का जामा खाली, मुखौटा खाली दिखाया जाता है। नेतागण इसे वोट के लिए बांटते हैं, इसे प्रचारित करते हैं, केवल वोट के लिए, मत पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, धन पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए और वोट पाने के लिए। तो गांधी के नाम का आज भी नाम का लूट है, खाली जनता के बीच नाम ही प्रस्तावित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है। तो सर्वेश्वर जी बकरी के माध्यम से आम आदमी की शोषण कथा को, उसकी व्यथा को बड़ी जोखिम उठाकर, बड़ी निर्भीकता से, बड़े साहस के साथ पाठकों के समक्ष में ले आते हैं। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है, याद रहे। और गांधीवाद की यह विडंबना दरअसल उपहास के करीब पहुंच जाती है कि इसे केवल हंसी मजाक के रूप में, इसके गलत प्रयोग के रूप में देश और जनता के सामने खाली इस्तेमाल ही किया जा रहा है। तो प्राकृतिक ढंग से देखें आप तो जीवन यापन और विकास के महत्व देने वाले गांधी जी ने जिस गांव का सपना देखा, जिस स्वावलंबन स्वदेश का सपना देखा, या जिस ग्रामीण साधनों को वो कहते थे कि ये स्वावलंबन है, ये आपसी आदान प्रदान लोगों का बढ़े, लोगों का एक स्वराज्य के कारण एक दूसरे पर आश्रित होने की, एक दूसरे से सहयोग और सौहार्द की भावना बढ़े, तो ग्रामीण साधनों और उनके दिए गए महत्व को दरअसल कम से कमतर किया जाने लगा, और ग्रामीण जीवन इस तरह से फुसलावे और बहलावे में चलता रहा। वर्तमान समय में भी आप देखें तो यही विसंगतियां पसरी हैं। गांव की बकरी को अब जनता के रूप में हमने देख लिया, माने राजा से प्रजा और नेता से जनता। तो उसी के कारण जो सुखी संपन्न लोग हैं, जो जीवन को धन, बल और क्या कह सकते हैं, वर्चस्व जीवन जीने के लिए ज़रूरी मानते हैं, वे सब गांधीवादी विचारों का केवल इस्तेमाल करते हैं। ये नाटक इस रूप में प्रासंगिक है, समसामयिक है, और विद्यार्थियों गांधी के नाम का इस्तेमाल
अपने निहितार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए आज भी, आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी तब अब आज प्रजा नहीं है लेकिन जनता उसी तरह से दिग्भ्रमित और शोषित है। यही इस नाटक की पृष्ठभूमि है, यही इस नाटक का व्यंग्य है और इस नाटक को लिखने में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मंशा साफ साफ जाहिर है। बहुत शुक्रिया।